हम क्या दे रहे थे, जो हमारे पास अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्टर के अगर पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे फाइंड आउट करें। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह करना सीखा, इसी कंपोनेंट को क्या किया मैंने यहाँ पे रफ में ड्रॉ किया ताकि एकदम एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर दिखाई दे। ठीक, ये पॉइंट लगे अभी तो यहाँ पे सिंपली हमने तो आई होप ये जो कंपोनेंट किया मैंने वो समझ में आया कि कैसे हम कंपोनेंट वगैरह को सॉल्व किया जाता है। अब मेन मुद्दा यहाँ पे आया हमारे पास, ठीक है, कंपोनेंट वगैरह को ब्रेक करना कैसे, वो ये समझ में आया, कॉस थीटा साइन थीटा मैंने कैसे लिखा, ये भी यहाँ से समझ में आया कि जो मेरा साइन थीटा का जो कंपोनेंट होगा मीन्स जो यहाँ पे जो साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो मेरे पास क्या होगा, बेसिकली कैंसिल आउट है। क्योंकि क्या हमें पता है कोई भी दो चीज अगर मेरे पास सेम हो बट अपोजिट डायरेक्शन में, इन दैट केस क्या होता है दोनों आपस में क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है। ये पॉइंट हमें क्लियर है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाए, बिकॉज क्या होगा कि दोनों का मेरे पास क्या होगा, दोनों सेम है और क्या अपोजिट डायरेक्शन में। एंगल देखो यहाँ पे थीटा जितना ये एंगल उतना ये भी एंगल, दोनों एंगल क्या है बेसिकली सेम है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी जितना ये एंगल था उतना ये एंगल इसको भी मैंने यहाँ पे माना था, यहाँ पे लिख भी दिया थीटास आर सेम, ये एंगल्स क्या है बेसिकली सेम है। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिख भी देता हूँ, E2 साइन थीटा and even sin theta are cancel out because both are equal but they are in opposite direction, because both are equal but they are in अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स दोनों तो मेरे पास इक्वल है बट क्या है मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। अगर कभी भी कोई दो चीज़ अगर मेरे पास सेम हो और अगर अपोजिट डायरेक्शन में, इन दैट केस क्या होता है मेरे पास कैंसिल आउट होता है। अब मेरे पास बचा क्या, सिंपली एक्स डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मुझे लिखना है इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो E1 है E1 की वजह से मेरे पास इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो लिख लूँगा यहाँ पे, वही अपना पुराना फंडा E1 की वजह से, फिर E2 की वजह से, फिर क्या करूँगा दोनों को ऐड वगैरह जो भी होगा वो हम यहाँ पे करेंगे। तो E1 की वजह से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, फॉर्मुला क्या होता है KQ/R², KQ डिवाइड बाय कितना होता है R² होता है। इवन कौन है बेसिकली इस पॉइंट की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे मेरे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो मुझे यहाँ पे निकाला। तो सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक लेटेस्ट से डिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं, क्या माना, चलो R मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस अगर R हो गया तो मुझे पता है अगर कोई भी एक ट्राइंगल इसका मेरे पास दो एंगल सेम होता है तो बेसिकली उसका दो साइड भी क्या होगा, सेम होता है। ये R होगा तो ये भी कितना होगा मेरे पास R। अरे आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी हमें क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, अगर उसका दो एंगल बेसिकली अगर मेरे पास सेम, इन दैट केस क्या होता है दोनों जो साइड होता है ये साइड भी मेरे पास क्या होता है इक्वल होता है। वही अगर मेरे पास इक्वलेटर ट्राइंगल हो, इक्वलेटर ट्राइंगल में क्या होता है सारे साइड्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं और सारे एंगल आपस में कितना बनाते हैं 60 डिग्री एंगल आप बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस R लेता हूँ तो सिंपली यहाँ से ये भी कितना डिस्टेंस R है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर ये 4 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब हमें तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा KQ कितना R²। लेकिन यहाँ पे इसने बोला ये जो मेरे पास इन लोगों नहीं है इसको जो R जो डिस्टेंस है उसका मुझे कुछ वैल्यू भी लिखना है। कैसे वैल्यू लिखेंगे, हमें पता है ये कितना एंगल बना रहा होगा, ये क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये एंगल कितना बनेगा हमेशा इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम कुछ याद है, पाइथागोरस थ्योरम पहले अप्लाई क्या करते हैं ये बताओ। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये जो छोटा सा ट्राइंगल है मीन्स अगर इसका कुछ नाम दे दो, इसको मैं बाहर बना क्योंकि अगर यहाँ पे सब कुछ कर दूँ तो कचरा हो जाएगा। तो मैं इस ट्राइंगल को यहाँ लेटर से बना रहा हूँ, ये छोटा सा ये पॉइंट मेरे पास S है, ये मेरे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये मेरे पास क्या है यहाँ पे मुझे -Q चार्ज है। लेटेस्ट इस ट्राइंगल का नाम लेते हैं, ये नाम दे दिया A पॉइंट, इसका नाम दे दिया B और ये एंगल मुझे कितना गिवन है 90 डिग्री। देखो जो यहाँ पे गिवन है ना, जो यहाँ पे मेरे पास गिवन है इसको एज इट इज, जो यहाँ पे मेरे पास गिवन है छोटा सा ट्राइंगल इसको एज इट इज उठाया और मैंने यहाँ पे बाहर ड्रॉ किया। तो मैंने इसका नाम लिया S, इस पॉइंट का नाम लिया B, या फिर इस पॉइंट का नाम लिया सेंटर माना तो O था तो ये क्या हो गया O और इस पॉइंट को लेटर से मैंने A मान। अब मेरे पास अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास क्या R है। देखो यहाँ पे ऐसा मन में लग रहा होगा कि ये कभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा है, कभी कंपोनेंट ब्रेक करा है, मुझे ये सब चीज़ कैसे समझ में आएगा। तो इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन है, मीन सीधा सीधा मेरे पास एक लाइन में अगर मैं आंसर देना चाहूँ तो सीधा सीधा एक लाइन में ये आंसर है कि फर्स्ट टाइम डेरिवेशन में थोड़ा सा देखो, क्योंकि ये सारी चीज़ कंसेप्ट हमारे लिए नहीं नया है, क्योंकि हमने अभी तक हमने क्या ये सारा टॉपिक ना आज से कभी पढ़ा है ना सुना है इसका। तो ऐसा लग रहा हो ये हो क्या है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे ना यहाँ पे इजीली सबको समझ में आए। बट यहाँ पे क्या फोकस के साथ समझना, बेसिकली मैं जो भी मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ बस उसको सुनते जाओ एक बार और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना इजीली यहाँ पे समझ में आ जाए। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस ने फिजिक्स को अगर थोड़ा सा टाइम दे दिया ना समझो सबको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे जो ये R डिस्टेंस है यहाँ से लेके जो R डिस्टेंस है इसका मुझे कुछ वैल्यूज के टर्म्स में लिखना है। तो कैसे लिखे वो हमें देखना यार, मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मेरे पास कितना गिर R, लेकिन हमें जो फॉर्मूला है जो मेरे पास E1 है KQ कितना होगा R², ये मुझे बोला कि R जो है ना उसका मुझे एकदम प्रॉपर डिस्टेंस बता कितना होगा। तो कैसे डिस्टेंस लिखे, मैंने बोला ये ट्राइंगल मेरे पास कैसे राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने देखा द ट्राइंगल क्या नाम दिया SAO इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। ये सारा चीज़ हमें बोर्ड में नहीं लिखना, तो ठीक है लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो ड्रॉ वगैरह करके। ट्राइंगल SO इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें पता है राइट एंगल अगर ट्राइंगल है बेसिकली तो हम किसका अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या था हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हमारे पास अप्लाइंग यहाँ पर लिख देता हूँ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन
ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल। देखो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल, जो एंगल 90 डिग्री मेरे पास जो बना रहता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है उसी के अंदर मेरे पास क्या होता है अप्लाई होता है, कौन सा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। तो सो लिखो इन ट्राइंगल एसओ, इन ट्राइंगल एसओ इज राइट एंगल ट्राइंगल अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है मेरे पास, एस ए ओ, कुछ भी नाम दे दो। तो सिंपली वो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू भैया किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। मैंने बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर कौन है, दिस। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, देखो सेंटर से लेकर इस एस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने क्या माना था, सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने एक्स माना। तो ये लेटर से मेरे पास एक्स गिवन है। ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस कितना, देखो ए से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने कितना एल। तो यहाँ हम यहाँ पे मार्क कर देते एल। तो परपेंडिकुलर कितना एक्स, तो कितना हो गया एक्स का स्क्वायर। बेस मेरे पास क्या है, दिस बेस। तो ये मेरे पास कितना हो गया एल का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का कितना हो गया मेरे पास आर। तो कितना हो गया आर का स्क्वायर। तो फाइनली इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन मुझे तो यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ आर का वैल्यू चाहिए। तो ये मुझे अगर आर का वैल्यू अगर मुझे चाहिए यहाँ पे, ये बोलो फोकस क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकंड। अगर मैं सिंपली यहाँ पे बोलूँ मुझे आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दूंगा, या फिर कई कोई बुक वाले क्या करते हैं इसको स्क्वायर अगर मैं इसको दे दूंगा तो मुझे सिंपली यहाँ से आर का वैल्यू कितना गया स्क्वायर, जैसे मैं इसको दूंगा तो पूरे क्या होगा रूट में कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फॉर्मूले के अंदर क्या मैंने पुट कर दिया, तो इवन इक्वल टू कितना हो गया प्लस के क्यू। आर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर मुझे गेन। और मुझे पता है किसी भी चीज़ का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो फाइनली मेरे पास कितना इक्वल आ जाएगा के क्यू। ये स्क्वायर हट गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया एल स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास इवन का वैल्यू मेरे पास कितना गया के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दैट्स इट। मीन्स मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली इस ट्राइंगल में गया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, जो आर था उसका मैंने वैल्यू लिखा कितना रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया। अब मुझे पता है अगर मैं किसी भी चीज़ का अगर मैं रूट का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो सिंपली क्या होता है, अगर रूट क्या होता है मेरे पास कैंसिल आउट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रूट 3 का अगर स्क्वायर करूंगा तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा रूट मेरे पास क्या होगा हट जाएगा। तो वही यहाँ पर रूट मेरे पास कैंसिल आउट होगा, कितना होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मेरे पास आ गया वैल्यू। तो फाइनली मैंने ये बोल दिया कि जो इलेक्ट्रिक जो इवन है, जो इवन होगा मीन जो माइनस क्यू चार्ज है उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, के क्यू अपॉन डिवाइड के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मेरे पास लगा रहा है। अब सिमिलरली किसकी बारी, E2 की बारी। अब ये प्लस क्यू एस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है वो मुझे निकालना। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे E2 निकालूंगा। तो E2 इक्वल टू का फॉर्मुला क्या होता है मेरे पास, किसी भी अगर मुझे किसी भी पॉइंट का अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और मेरे पास वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, फॉर्मुला क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो सिंपली यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है मुझे आर गिवन है, तो सिंपली ये भी कितना होगा के क्यू अपन आर स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस भी सेम है। अब यहाँ पे भी वही सवाल आ गया, इसने बोला आर ये था ना, उसने बोला नहीं मुझे भी एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आंसर चाहिए तो सिमिलरली इस ट्राइंगल, ये जो छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पे एस ओ और लेटेस्ट इसको नाम देते क्या मान डी, ये छोटे से ट्राइंगल में अगेन मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो आर का वैल्यू मेरे पास क्या होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। कैसे आ गया ठीक है देख लेते चलो। नाउ अगेन सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख दिया सिमिलरली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, similarly apply Pythagoras theorem in Pythagoras theorem in triangle let us say ट्राइंगल का नाम दे दिया मैंने एस ओ और इस पॉइंट का नाम दिया डी। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, या फिर ये लो, ये हो गया मेरे पास एस, ये मेरे पास है ओ और इसका नाम दे दिया डी इन ट्राइंगल एस ओ डी। ये एंगल मुझे कितना गिवन है परपेंडिकुलर, ओ से लेके एस तक का डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे गिवन है कितना एक्स, ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस मुझे कितना गिवन है एल, एस से लेकर डी तक का डिस्टेंस मेरे पास कितना गिवन आर। तो जैसे ही मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर मुझे कितना गिवन है यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस बेस मुझे गिवन है यहाँ पे एल का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस मुझे गिवन है आर का स्क्वायर। तो फाइनली इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से आर का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया, ये स्क्वायर जैसे मैं इसको ट्रांसफर करूंगा कितना होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगेन इसके अंदर पुट करूंगा तो ये हो के क्यू, आर की जगह मैंने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो फाइनली तो और ये रूट है सॉरी रूट के अंदर कितना एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा और मुझे पता है रूट के बाहर अगर स्क्वायर होगा तो सिंपली रूट कैंसिल आउट हो जाए। तो फाइनली कितना होगा के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से E2 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मेरे पास आ गया। जैसे ये मेरे पास है मैंने बोला E1 का वैल्यू देख और E2 का वैल्यू देख के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के एक्स स्क्वायर दोनों यार सेम है। मीन्स मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ E1 इज इक्वल टू E2 यार दोनों का वैल्यू तो सेम है ना, के क्यू अब डिवाइड बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे भी के क्यू अपन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों का वैल्यू मेरे पास सेम है। तो मैंने बोला यहाँ से E1 इक्वल टू E2 और इन सबको कुछ मान लो, लेटर से E1 इक्वल टू E2 को मैंने ई मान लिया। जस्ट यहाँ पे फॉर्मुले के अंदर पुट करने जैसे मैंने डाइपोल में याद करो, डाइपोल को जैसे मैंने वहाँ पे सॉल्व किया था तो कुछ याद है कि हमारा P1 का वैल्यू भी सेम आया था, P2 का वैल्यू भी सेम, इसको मैंने कुछ मान लिया था लेटर से P फॉर्मुले के अंदर पुट करने के लिए भूल गया फटा। याद करो जब एक्सियल वाले को जब हम प्रूफ कर रहे थे किसी भी अगर मेरे पास डाइपोल कैसे किसी एक्सियल पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो P1 इक्वल टू P2 मेरे पास आया था, फिर मैंने P1 और P2 का दोनों का सेम वैल्यू तो मैंने कुछ मान लिया था P। वैसे ही मेरे पास मैंने देखा यहाँ पे E1 का वैल्यू और E2 का दोनों का सेम है तो इसको मैंने कुछ मान लिया E। नहीं समझ में मैं यहाँ से ये बोलना चाह रहा हूँ
अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वन, जो E1 का वैल्यू भी सेम है, दोनों अगर सेम है तो E1 इक्वल टू E2 दोनों अगर सेम है तो कुछ मैं मान नहीं सकता, मैंने इसलिए इसको क्या मान लिया, ई मान लिया। चलो यहाँ से E1 E2 का वैल्यू आ गया और उसको मैंने कुछ ई मान लिया। अब हमें पता है कि जो E1 और E2 है, E1 का वैल्यू भी आ गया, मुझे E2 का वैल्यू आ गया, लेकिन मुझे पता है वाई कंपोनेंट में तो कुछ होगा नहीं। मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नेट होगा, जो एस पॉइंट पे जो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो, तो किसी भी चीज़ के आगे अगर मेरे पास जैसे मान लो नेट लिखा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझाता हूँ, अगर कोई भी जैसे फोर्स नेट, एफ नेट बोल दे, कोई ई नेट बोल दे, या फिर ये नेट वर्ड का मतलब क्या होता है, नेट वर्ड का मतलब चीज़ें जितने भी सारे चीज़ लग रहे हैं उन सब का टोटल। ओ मतलब अगर मान लो कोई बोले तो फोर्स नेट निकालने के लिए, फोर्स नेट अगर कोई बॉक्स रखा हुआ है उसमें बहुत सारे फोर्स लगे, 10 20, यहाँ से कोई 30 लगा रहा है, यहाँ से 40 न्यूटन, यहाँ से कोई 50 न्यूटन, अगर कोई बोले इस बॉक्स में एफ नेट कितना होगा, तो सिंपली एफ नेट का मतलब होता है जो भी चीज़ मेरे पास लग रहा है, नेट वर्ड का सीधे सीधे ये मतलब होता है हमारे पास। यहाँ पे अगर नहीं पता तो देख लेना, अगर पता है तो थम्स अप। तो यहाँ पे देखना नेट वर्ड का मेरे पास यहाँ पे ये सीधे सीधे मीनिंग होता है मेरे पास कि जो भी चीज़ लग रहा होता है उन सबका टोटल मेरे पास कर दो। नहीं समझ में, मैं यहाँ से ये बोलना चाह रहा हूँ यार, ये क्या बोल क्या रहा है भाई साहब, मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ देखो कि नेट वर्ड का मतलब मेरा सीधे सीधे ये मीनिंग होता है कि जो भी चीज़ मेरे पास टोटल किसी भी चीज़ पर काम हो रहा था उन सबको मैं ऐड कर दूँ, उसे हम क्या होता है नेट वर्ड यूज़ करते हैं। तो वैसे मेरे पास एस पॉइंट पर मुझे क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास किसके वजह से, वाई डायरेक्शन में तो जीरो हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, इन दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ कितना 2E cos थीटा हो गया। नहीं समझ में, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ जो मेरे पास अगर मैं एस पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना तो किसके इक्वल होगा, ई नेट इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे गिवन है E1 cos थीटा प्लस कितना होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, ये बोर्ड में मत लिखना, बस खुद के समझने के लिए लिखना, ठीक है। E1 cos थीटा प्लस मेरे पास कितना हो जाएगा E2 cos थीटा। ये कैसे हो गया, अरे यार सीधे सीधे अगर मेरे पास एक्स डायरेक्शन में एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 cos थीटा और दूसरे में E2 cos, दोनों अगर दो चीज़ अगर सेम, दो चीज़ हो अगर आपस में अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा होता है सिंपली हम उसे ऐड करते हैं, तो सिंपली कितना E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो गया। अब हमें पता है यार E1 cos थीटा है, ये E1 है और E2 दोनों आपस में इक्वल है, तो सिंपली यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल E1 और E2 का हमने क्या मान लिया, E1 इक्वल टू E2 का हमने क्या मान लिया, E1 E यहाँ से मान लिया, तो फाइनली मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, E cos थीटा प्लस E2 की जगह भी मैंने E cos थीटा पुट कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास ई नेट का वैल्यू कितना आ गया, 2E cos थीटा। दैट्स इट। नहीं समझ में, मैं यहाँ से ये बोलना चाह रहा हूँ देखो E1 इक्वल टू E2 मेरे पास क्या, E1 और E2 का दोनों का वैल्यू मेरे पास क्या सेम है, इक्वल, तो मैंने इसको कुछ मान लिया, लेटर से एक सेकंड ई मान लिया। अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँगा एस पॉइंट पे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा हो भाई साहब तेरे पे, तो वो मुझे बोलेगा मेरे में सिर्फ और सिर्फ क्या, और एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक एक्स डायरेक्शन में कौन कौन, एक तो E1 cos थीटा है और दूसरा कौन है E2 cos थीटा। अगर कभी दो चीज़ अगर मेरे पास अगर आपस में और सेम, अगर दो चीज़ हो अगर आपस में सेम और दोनों सेम डायरेक्शन में अगर मेरे पास लग रहा होता है तो सिंपली हम उसे एड अप कर देते। तो देखो मैंने यहाँ पे एड अप कर दिया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। जैसे मैंने एड अप किया उसके बाद मुझे क्वेश्चन वाले ने बोला कि देख भाई साहब तेरे पास E1 और E2 दोनों का वैल्यू क्या सेम है, मीन्स देखो E1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास यहाँ पे E1 जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मेरे पास E2 है उसका इलेक्ट्रिक, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है मेरे पास सेम है। तो अगर मेरे पास कोई दो चीज़ अगर वैल्यू जिसका सेम है तो मैंने इसको कुछ ई मान लिया, तो मैंने सिंपली E1 की जगह ई लिख दिया, E2 की जगह भी ई लिख दिया, तो इसको जब ऐड करूँगा कितना होगा 2E cos थीटा। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, ई की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, तो फाइनली मेरे पास आ गया 2। ई की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूँ, E1 और E2 क्या मेरे पास वैल्यू था KQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अरे यार किसी का भी वैल्यू पुट करते हैं, E1 का वैल्यू पुट करूँगा वो भी है, E2 का वैल्यू पुट करूँगा वो, दोनों का वैल्यू तो सेम ही है। तो E1 इक्वल टू E1 और E2 आपस में इक्वल है और हमने इसको किसके इक्वल मान लिया, E के इक्वल मान लिया। तो सिंपली अगर मैं जब E के यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहूँगा तो वैल्यू पुट कैसे पुट करूँगा, हमें पता है वैल्यू अगर मुझे पुट करना है तो सिंपली ई लिखो, ई का वैल्यू क्या होगा मेरे पास, जो E1 और E2 का वैल्यू है, E1 का वैल्यू मेरे पास कितना KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और E2 का भी वही, तो दोनों का सेम है, यहाँ से ई का वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ पे बचा मेरा cos थीटा। अब यहाँ पे जो ना ट्राइंगल को देखिए हमें cos थीटा लिखना आना चाहिए। cos थीटा कैसे लिखने देखना, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है cos थीटा लिखना एक। तो इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देख के हमें cos थीटा लिखना है। cos थीटा हम कैसे ले, कोई भी एक ट्राइंगल को पकड़ लो, या तो ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो या फिर ये वाला, दोनों में से जो अच्छा लगे उसको ट्राइंगल को पकड़ लो। तो मैंने लेटर से क्योंकि दोनों का तो सेम ही आना है, क्योंकि हमें पता है इसका भी वैल्यू सेम है और इसका दोनों का, क्योंकि E1 इक्वल टू मेरे पास क्या E2 दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम है। तो मैंने किसी भी एक ट्राइंगल को लेटर से पकड़ लिया, मैंने बोला चलो इसको पकड़ लेते। तो जैसे इस ट्राइंगल को पकड़ूंगा तो सिंपली ये मेरे पास कुछ ऐसे गिवन है, टोटल ये मुझे कितना गिवन था थीटा, ये मेरे पास कितना -Q और ये मेरे पास पॉइंट था S, ये मेरे पास पॉइंट था O, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास कितना था X, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास L था और ये मेरे पास जो R था उसका मेरे पास डिस्टेंस कितना था √x² प्लस एल स्क्वायर था। अगर मैं यहाँ पे cos थीटा लिखना चाहूँ इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल को देख के अगर मैं cos थीटा लिखना चाहूँ, cos थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय कितना होता है बेस होता है। देखो एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ, इसमें यार थोड़ा सा प्रोसेस क्या होगा हमारा ज़्यादा है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल कर रहे हैं ना, इसका थोड़ा सा प्रोसेस हमारे पास कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा समझने वाला चीज़ क्या और बहुत ज़्यादा है, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है कभी ये हो रहा है कभी दिस दैट। तो इससे बचने के लिए तो इसका कोई रास्ता है, ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं, मेरा बता दो ठीक है ये शॉर्ट ट्रिक कर लो, मेरे पास डेरिवेशन नहीं, ये एक तो प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा एनी हाउ, चाहे समझो यहाँ। हाँ अगर कहीं पर छोटा सा डाउट हो तो ठीक है मैं बोल सकता हूँ सॉल्व कर, उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ थोड़ा सा ईजी वे में, और इससे ज़्यादा अगर बोलोगे तो ईजी वे में चल सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे
हमें एक बार तो थोड़ा सा स्ट्रेस हमें लेना ही पड़ेगा, इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लेना, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें कुछ नहीं करना होगा। यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वहाँ पे हमें सिंपली पोटेंशियल निकाला होगा हर एक पॉइंट पे, जैसे एक्सियल पे पोटेंशियल क्या होगा, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल क्या होगा। बस अगर यहाँ पे ध्यान से पढ़ लोगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से, तो आगे की चीज़ें मेरे पास आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो भी बेसिक्स हो रहे, जो भी बेसिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर सारे बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लिया और जो भी यहाँ पे पॉइंट को देख रहा, अगर अच्छे से पढ़ लिया ना, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो भी आसान हो जाएगा। फिर मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर का उसके अंदर भी मेरे पास क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मैं जैसे दो डाइपोल के किसी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वो हम निकाल, जैसे वैसे ही मेरे पास नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, दो एक्सियल पॉइंट मेरे पास कोई मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, उसके एक्सियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल लगा वो हमें निकालना होगा। फिर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना पोटेंशियल लगा, बस हमें वही निकालना। बस यहाँ पे वहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल आ जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से प्लीज कोशिश करना पढ़ने का। तो इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखकर अब बैक टू द टॉपिक आ रहा हूँ। इस ट्रायंगल को देखकर मुझे कॉस थीटा का वैल्यू रखना है। कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। तो मुझे पता है थीटा सॉरी कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। मैंने क्या tan थीटा लिख दिया था। कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो थीटा के अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा। ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस मेरे पास कितना गिवन है, टोटल एक्स, हाइपोटेनस कितना मुझे गिवन है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, ये मेरे पास ई नेट का मेरे पास वैल्यू था 2k क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो मैंने लिख दिया। और यहाँ पे मैंने कॉस थीटा का जो वैल्यू था वो मेरे पास कितना आ गया, मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मन में एक सवाल आएगा, मन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि नहीं मैं इस वाले ट्रायंगल को ना लेके मैं ये वाला ट्रायंगल, मैंने बोला ये वाला ट्रायंगल भी ले तो भी वही वैल्यू आने वाली। कैसे, ये देख, अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ, लेट अस इस पॉइंट का नाम था एस, इस पॉइंट का नाम लिया ओ, और इसको मैंने डी माना था, और ये एंगल मुझे 90 डिग्री गिवन है। ये मुझे कितना गिवन था, एक्स, इसका लेंथ मुझे गिवन था कितना एल, और ये जो आर था, आर का मेरे पास वैल्यू कितना था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था। तो और ये हमें कितना गिवन है, थीटा गिवन है। अब मुझे पता थीटा के अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये मेरे पास बेस होता है, ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो मैं कॉस थीटा अगर लिखना चाहूँ, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मेरे पास देखो ये परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या होगा, बेस। हमने यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्यों, ये जो मेरे पास डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मेरे पास एल था ना, मैंने उसको एक्स क्यों ले लिया, और सेंटर से इसका डिस्टेंस मेरे पास एक्स था। तो ये मेरे पास कितना हो गया, एल। यहाँ पे करेक्ट कर लेना, एल अपॉन, अरे यार नहीं समझ में आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे एल की बना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे एल था, मैंने इसको एक्स मान लिया गलती से, और जो सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मुझे एक्स की बना। तो कॉस थीटा को क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरे पास क्या होगा, देश एक्स, सॉरी बेस कितना होगा, एल डिवाइड बाय कितना होगा, हाइपोटेनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको करेक्ट कर लेना। तो फाइनली जब मैं इसको लिखना चाहूँगा, तो देखो इस ट्रायंगल को अगर मैं लेता हूँ, तो कॉस थीटा को क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये रहा, और ये हाइपोटेनस होता है। तो सिंपली बेस मेरे पास कितना गिवन एल, हाइपोटेनस कितना गिवन, देखो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या ये और ये दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो इसलिए मैंने दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल लिख लिया। तो आई होप से इसको करेक्ट कर लिया होगा। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इनर टी क्वेश्चन कितना हो गया, 2k एक्स डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे एक्स दो अगर सेम बेस हो मेरे पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अगर दो अगर सेम बेस होता है हमारे पास, तो जनरली इसको क्या होता है, पावर एडअप हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मुझे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मुझे पता है देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दो सेम बेस होकर मेरे पास होता है, जनरली उसका पावर क्या होता है, एडअप हो जाता है। देखो 2 इंटू 1 प्लस इंटू 2 इंटू 4, अगर दो सेम बेस होता है, इन दैट केस क्या होगा, 2 की पावर कितना होगा, 5, इन दोनों का पावर एडअप हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिखना क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ये रिलेटिव में हुआ क्या। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू मुझे गिवन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट का पावर कितना होता है, 1/2 होता है। तो फाइनली मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर तो कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो ये रूट था इसका पावर कितना होता है, 1/2 होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका रूट का पावर कितना होता है, 1/2 होता है। तो दो अगर सेम बेस हो, तो उसका पावर एडअप हो जाता है। तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस 1/2 करोगे तो इसका एलसीएम लोग कितना हो गया, 1 इंटू 2 तो कितना होगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना होगा 2 प्लस 1 कितना 3/2। तो फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो फाइनली इसको अगर मैं नीचे लिखना चाहूँ कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। आई होप सो ये समझ में आना इसको कैसे किया। दो अगर सेम बेस अगर कभी भी मेरे पास इन दैट केस क्या तो उसका पावर जो होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, एडअप हो जाता है। कैसे किया यहाँ पे, आई होप सो समझ में आएगा। तो यहाँ से मेरे पास इनेट का वैल्यू कितना आ गया, 2k डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया। यहाँ पे एल था ना, मैं भी क्या कर रहा हूँ, सॉरी एल है, 2k डिवाइड बाय कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इसको थोड़ा सा हमने बोला कि मॉडिफाई क्या करने के लिए बोला, देखना ध्यान से। मैंने बोला k को तो एज इट इज रहने दे, 2 है ना, 2l को एक साथ कर दे डिवाइड बाय क्यों किया, उसके पीछे रीजन बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 कर दे। यार अब तू इसको ना, ये जो तेरे पास गिवन है प्रोडक्ट, ये जो तेरे पास गिवन है, ये जो q इंटू 12 गिवन, ये क्या तेरे पास गिवन है यार, ये q इंटू 12 क्या गिवन। मैंने बोला एक बार डाइपोल के बारे में सोच, डाइपोल क्या होता है मेरे पास, अगर मेरे पास कोई दो चार्जेस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे पास मान लो कोई दो चार्ज, एक तो माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, हमारे पास गिवन था बिल्कुल। तो हमारे पास क्वेश्चन में भी साफ साफ गिवन था,
माइनस क्यू प्लस, अगर मैं इसका डाइपोल लिखना चाहूँगा और इसके बीच में डिस्टेंस कितना गिवन था, टोटल मुझे 2L गिवन था। अगर मैं इसका डाइपोल लिखना चाहूँगा तो क्या होगा, P इक्वल्स टू Q इंटू कितना होता है, D होता है मेरे पास। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, Q, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, Q इंटू 12। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू Q या फिर Q इंटू 12 कुछ भी लिख सकता हूँ। तो Q इंटू 12 को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, P से रिप्लेस कर सकता हूँ। इनएट इक्वल्स टू कितना हो गया, K इंटू P 12 को रिप्लेस कर दे किससे, P से, डिवाइड बाय कितना हो गया, यहाँ पे हो गया मेरे पास टोटल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। वही जो हमने अपना प्रीवियस क्वेश्चन में जो अपना मॉडिफिकेशन किया था, वही अब यहाँ से क्या हो गया, मेरा पास मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद इन लोगों ने क्या, यहाँ पे लिख भी देता हूँ रिप्लेस, पता चला बाद में भूल जाओगे फिर क्या, ये हो Q इंटू 12 को कैसे रिप्लेस, Q इंटू 12 इक्वल्स टू P से, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना ब्रैकेट में, Q इंटू 12 को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, डाइपोल से मैंने रिप्लेस किया, क्योंकि मुझे पता है हमें क्वेश्चन में गिरा माइनस Q प्लस Q। अगर मैं इसका डाइपोल लिखना चाहूँ कितना होगा, 2 इंटू कितना हो गया, अरे यार ये 2L इंटू कितना Q, तो सिंपली मैंने 2L इंटू Q को किससे रिप्लेस कर दिया, P से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया। अब इन लोगों ने यहाँ पे फिर से क्या किया, जैसे वहाँ पे हमने देखा था मॉडिफिकेशन किया, अगेन यहाँ पे मेरे पास मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। मॉडिफिकेशन क्या किया इन लोगों ने, नाउ जो ये गिवन था ना, KP डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 गिवन था, इसको इन लोगों को पसंद नहीं है। इन लोगों ने बोला यार ये मुझे कुछ पसंद नहीं है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर। मैंने बोला कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो बोला देख यहाँ पे ध्यान से कर लिया। इन लोगों ने क्या बोला, जनरली यहाँ पे इन लोगों ने एक मॉडिफिकेशन किया जनरली, या फिर नोट डाल के भी लिख सकते हो, जो हमने पुराना लिखा था जनरली। इसने बोला जो मेरे पास ये सेंटर से जो डिस्टेंस है ना, जो सेंटर से लेकर जिस भी पॉइंट का डिस्टेंस है वो क्या होगा, बहुत 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 ज़्यादा हो, किससे, ये डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है। यार ये फंडा तो मैंने एक्सियल में भी सुना था। मैंने बोला बिल्कुल सही, जो तूने वहाँ पे सुना था ना, वहाँ पे क्या सुना था कि मेरे पास जो एक्सियल था, एक्सियल का जो भी डिस्टेंस आ रहा वो बहुत 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 ज़्यादा था, किसके, जो डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं। वही सेम कहानी मेरे पास यहाँ पे आ गया। क्यों, क्योंकि डाइपोल हमें साफ साफ बेचारा वो ऐसा था कि उसने कुछ कर नहीं सकता, बेचारे ने साफ साफ मुझे डेफिनेशन में बोल दिया था कि डेफिनेशन क्या होता है उस डाइपोल का, कि दो चार्ज जिसका क्या हो, मेरे पास मैग्नीट्यूड सेम हो बट नेचर कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। बट जो डिस्टेंस होगा ना स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हो, इसलिए क्या होता है हम बार बार क्या होता है उसका, हम कई बार उसको रिपीट करते हैं उस कंसेप्ट का। तो यहाँ पे क्यों अगेन हमारे पास एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट आ गया कि जो ये डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो डिस्टेंस है बहुत 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 ज़्यादा हो, किससे, मेरे पास ये जो दो डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस है उससे मेरे पास। तो यहाँ से मैं लिखा जनरली द डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल, जनरली नहीं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, एक्स इज जो हमने माना सेंटर से, जो हमने माना जो भी मेरा जनरली, या फिर ऐसे लिख दो जनरली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मच 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 ग्रेटर देन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल्स, द डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल्स। इसका मतलब क्या हो, जो मेरे पास x है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास कितना x है, बहुत बहुत ज़्यादा हो, किसके, जो डाइपोल्स के बीच में जो मच डिस्टेंस है, मीन्स x इज मच 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 ग्रेटर देन l। और ये लाइट को क्या हो गया, अगर बहुत कोई बड़ा और कि उसके सामने कोई छोटा सा अगर छोटा सा मानो चीटी है, मान लो कि यहाँ थी और उसके सामने चीटी है, तो मैं चीटी क्या एक तरह से नेगलेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से क्या होगा, जो मेरे पास एल है उसको मैं क्या मानूंगा, अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, 0 मानूंगा। जैसे जो केस हमने एक्सियल में देखा सेम एज इट इज, जैसे मैंने फॉर्मुला लिखा उसको जब मैं मॉडिफाई करने गया सेम वही केस यहाँ पे मैंने क्या किया, अगेन यहाँ पे रिपीट कर दिया। तो फिर हम वापस फॉर्मुले में बैक टू द फॉर्मुला, तो मेरे पास जो ई का वैल्यू था, तो ये फाइनली मेरे पास हो गया के पी डिवाइड बाय, ये हमें गिवन ई परपेंडिकुलर बोलो या फिर जो बोल सकते हैं ई नेट बोलो, ई परपेंडिकुलर बोलो, एक ही बात है, के पी एक्स स्क्वायर। अब मुझे पता है एल की जगह मुझे क्या पुट करना, 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना मुझे गिवन 3/2। तो फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ गया क्या, के पी एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ गया, 3/2। इसको अगर सॉल्व करें तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया, ई परपेंडिकुलर कितना आ गया मेरे पास, देखो एक्स स्क्वायर की पावर कितना गया ना, 3/2। इसने 2 से 2 निपट गया, तो फाइनली मेरे पास कितना बचा, एक्स क्यू। तो फाइनली मेरे पास कितना ई परपेंडिकुलर कितना आ गया, के पी डिवाइड बाय एक्स क्यू। अगर कोई पूछे कि किसी डाइपोल की वजह से परपेंडिकुलर किसी डाइपोल की वजह से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर मैं अगर जाऊँ और किसी उस पॉइंट पे कितना मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो कितना होगा, के पी अपॉन एक्स यू। और एक्सियल पे जाऊँ तो कितना होगा, 2 KP अपॉन एक्स यू। तो यहाँ से मुझे यहाँ पे ये हमें समझ में आया कि अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर अगर मैं जाता हूँ और किसी भी पॉइंट पर अगर मैं पूछे कितना डाइपोल लग रहा हो, तो कितना होगा, 2 KP अपॉन के पी अपॉन कितना एक्स यू होगा। वहीं अगर कोई बोले कि एक्सियल पॉइंट पर था डिस्टेंस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो क्या होगा, 2 KP अपॉन एक्स यू। तो यहाँ से देख के मैं ये सोच रहा हूँ, इसको देख के हमने एक कंक्लूजन निकाला कि मेरे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कितना लग रहा है, के पी अपॉन एक्स क्यूब। वहीं मेरे पास एक्सियल पॉइंट पे कितना लग रहा है, 2 KP अपॉन एक्स क्यूब। मतलब कि जो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखो 2 टाइम्स ज़्यादा है किससे, मेरे पास जो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ये लिख सकता हूँ, एडिशनल अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते, नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते, बट मैं यहाँ पर बोलूँगा लिख सकता हूँ। लेकिन डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिस्टेंस ये नहीं क्या लगे, मान लो यहाँ से मेरे पास कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट प्रेजेंट है और यहाँ पे भी ये दोनों का डिस्टेंस अगर सेम हो, अगर डिस्टेंस अगर सेम हो, इन दैट केस में क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास एक्सियल का जो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, एज कंपेयर टू किससे, 2 टाइम्स ज़्यादा होता है किसके कंपेयर टू, एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर वाले से। तो मैं नोट डाल के यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, द इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ एक्सियल is greater than two times of electric field of इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल। यार इक्वेटोरियल क्या होता है, बार बार तू यूज़ करता है इक्वेटोरियल, लेकिन तूने आज तक मुझे अभी तक बताया नहीं कि इक्वेटोरियल वर्ड क्या है। यार जो हम परपेंडिकुलर जो यूज़ करते हैं ना, कभी भी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कभी यूज़ करते हैं ना, हम उसको इक्वेटोरियल भी जनरली बोलते हैं हम। तो यही यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं। कभी भी अगर मान लो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं किसी पर भी ड्रॉ कर रहा हूँ, हम उसे इक्वेटोरियल वर्ड भी हम लोग जनरली बोलते हैं। तो वही मेरे पास इसी को क्या इंडिकेट कर रहा है, इक्वेटोरियल वर्ड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर को। तो यहाँ पे लिख लेना कहीं पे, इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू इक्वेटोरियल डिस्क्राइब फॉर, या फिर लिख लो इक्वेटोरियल डिस्क्राइब फॉर परपेंडिकुलर। मैं परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ करूँ या फिर इक्वेटोरियल वर्ड करूँ, क्या होता है, बस एक ही बात होता है। तो जनरली ये लोग फिजिक्स वाला इतना फैंसी वर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल वर्ड यहाँ पे लोगों ने यूज़ किया। इक्वेटोरियल वर्ड यूज़ करो या फिर मैं परपेंडिकुलर वर्ड करूँ, दोनों का मतलब क्या होता है, मेरा सेव। जैसे कोई पर्सन, उसका दो नाम होता है, मैं राम बोलूँ या फिर श्याम बोलूँ, पर्सन तो वही रहेगा ना, वही मेरे पास है। या तो मैं परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ करूँ या फिर मैं इक्वेटोरियल वर्ड बोलूँ, दोनों का क्या होता है, मेरे पास मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे सेम आना। तो यहाँ से हमने कुछ कंक्लूजन निकाला। तो यहाँ से हमने क्या क्या अभी तक देख लिया। अगर मुझे कभी भी डाइपोल की वजह से किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, तो कितना होता है, केपी अपॉन कितना होता है, मेरा एक्स क्यूब होता है। जो भी डिस्टेंस मानोगे, तुम आर मानोगे तो आर क्यूब आएगा, वाई मानोगे सेंटर से डिस्टेंस तो वाई क्यूब आएगा। जो भी डिस्टेंस मानोगे वो तुम्हारे पास आएगा यहाँ पे। तो एक्स मेरे पास क्या, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ डाइपोल, लिख भी लेना इसको। इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ डाइपोल। अब पी की बेसिकली क्या है, डाइपोल का इंडिकेटर। के मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ई परपेंडिकुलर बोलो, ई इक्वेटोरियल बोलो, मेरे पास क्या होता है, एक ही होता है सब कुछ। परपेंडिकुलर वर्ड यूज करो तो भी एक ही बात होता है, इक्वेटोरियल वर्ड यूज करो तो भी मेरे पास क्या होता है, एक ही बात है। परपेंडिकुलर और इक्वेटोरियल वर्ड एक ही होता है। तो यहाँ पे हमने ये दो चीज सीखा। क्या सीखा, एक तो एक्सियल पॉइंट पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कितना होता है, 2kp अपॉन कितना होता है, एक्स होता है। वहीं अगर परपेंडिकुलर या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर कभी भी डाइपोल के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो कितना होता है, kp अपॉन क्या होता है, एक्स होता है। आई होप सो ये समझ में गया। लग रहा है डेरिवेशन तो बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। जो डेरिवेशन है केपी अपॉन एक्स क्यूब, जो एक्सियल पॉइंट पे 2kp अपॉन एक्स, लेकिन इसका जो प्रोसेस है बहुत लेंदी है। मैंने बिल्कुल सही, यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा इसका लेंदी है, समझने लायक टॉपिक है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स वगैरह कट करने वाला नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या करना, समझना है चीज़ों को। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है बस, और थोड़ा समझ बेसिक जो है ना अपना बेसिक, उसका थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा इन लोगों ने यूज़ किया। तो आई होप सो ये समझ में आ गया हो कि कैसे परपेंडिकुलर या फिर पर किसी भी डाइपोल के परपेंडिकुलर या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे उसको निकाला जाता है, पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे कैसे निकाला जाता है वो भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे मन में एक सवाल है। यहाँ पे सवाल क्या है यार, इसको तो तूने नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया। जैसे इसको एक्सियल वाले को तूने वेक्टर फॉर्म में जब लिखा था, क्या इसको तू वेक्टर फॉर्म में लिख सकता है? मैंने बोला बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सो इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे होगा। सो इन वेक्टर फॉर्म, देखो मन में ऐसा लग रहा है यार ये बहुत हार्ड आ रहा है, ट्रिकी है, इसको पीछे कैसे भी छोड़ रहा है। ये पीछे कभी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट है, नेक्स्ट चैप्टर का उससे पोटेंशियल आएगा। सेम यही कंसेप्ट वहाँ पे हम पोटेंशियल निकालोगे। इसलिए बोला कि कोई भी चीज़ कितना भी हार्ड हो भले ही, मुझे बोलना यहाँ पर कहीं भी डाउट हो तुरंत हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे, बट किसी भी चीज़ को छोड़ना होता है। ऐसा मतलब कि स्ट्रेसफुल लेके नहीं पड़ा कि हाँ चलो ये ऐसा होता है ना मैथ्स में कि ये बहुत चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ये निकल जाए फिर नेक्स्ट चैप्टर तो संभालूंगा। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में क्या, जो यहाँ पे चैप्टर पढ़ा इसका नेक्स्ट चैप्टर में 100% यूज आने वाला है। मैग्नेटिज्म में जाओगे सेम एज इट इज यहाँ पे यूज आएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रट रहे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रटोगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, सब कुछ एक तरीके से क्या बेस है हमारा। इसलिए बोला कि जो भी पढ़ो आपस में कहीं ना कहीं सारे चैप्टर्स आपस में लिंक कीजिए। अगर अच्छे से पढ़ लिया ना ये, तो अगर ये अच्छे से टाइम देकर पढ़ लेना तो आगे की जो चीज़ों को थोड़ा सा मेरे पास बोल सकते हो कि वो आसान होगा, वरना वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे पास हो क्या रहा है। इसलिए बोला कि प्लीज़ ध्यान से यहाँ पे पढ़ना, क्योंकि फिजिक्स का पेपर मैं ऑलरेडी बार बार बात रिपीट करता हूँ कि बोर्ड में फिजिक्स को लेकर क्या दुश्मनी की पेपर को घुमा फिरा के देता है। इसलिए बोला कि देखो इस बार तो वैसे भी टाइम, एक तो सिलेबस इन लोगों ने कम किया, तो कहीं से भी एकदम पोस्टमार्टम करके पढ़ना, एक डिटेल एक पॉइंट नहीं पढ़ के जाओगे ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखें वो यहाँ पे अभी देखना। बैक टू द टॉपिक आ रहा हूँ। अगर मुझे जिसको जैसे मैं वहाँ पे हमने वेक्टर फॉर्म में देखा था मैंने एक्सियल पॉइंट का, वैसे यहाँ पे अगर मुझे इसको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखें वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो मेरे पास फाइनली ई परपेंडिकुलर बोलो कितना है मेरे पास, के पी अपॉन कितना है मेरे पास, एक्स क्यूब आया। जो भी डिस्टेंस मानो, वाई मानोगे वाई का, जेड मानोगे जेड क्यूब, जो भी मानना है वो मान सकता हूँ। ये आ गया। अब मुझको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली कैसे इसको लिखूंगा। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाना चाहूँगा। जो हमने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया ना, ये जो डायग्राम बनाया इसको मैं अगेन यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताना है मुझे। ये मुझे गिवन था माइनस क्यू, ये मुझे गिवन था प्लस क्यू, प्रोडक्ट ये इसका गिवन था सेंटर, यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस एल, सेंटर से इसका डिस्टेंस, हमेशा एल वर्ड यूज़ करें क्योंकि देखो इसके अलावा कोई डिस्टेंस ये मत करना, यहाँ पे चला कि मत कर देना कि एल की जगह में कोई और अल्फाबेट यूज़ करो, नहीं। हमेशा सेंटर से इसका डिस्टेंस हमेशा एल लेने की कोशिश करना, क्योंकि हम एनसीईआरटी वाला बोला है कि डाइपोल का डिस्टेंस हमेशा एल से लेना है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एल प्लस एल कितना हो गया, 2L हो गया।
ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास कोई एक बाइसेक्टर है जो इस पे एंगल बना तो 90, लेट अस से कोई पॉइंट एस, इसका सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो, यहाँ से कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। सेंटर से क्या माना, चलो हमने मान लिया था एक्स माना था, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस मेरे पास एक्स था। उसके बाद हमने क्या किया था -q1 की वजह से एस पे मेरे पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, और प्लस q1 की वजह से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा था। फिर सिंपली हमने क्या किया, इसको ट्रायंगल को ज्वाइन किया, टोडक इसको हमने ज्वाइन किया, ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी हमने क्या थीटा माना, यहाँ से इसका डिस्टेंस हमने आर माना था, ये भी कितना हो गया डिस्टेंस आर। फिर सिंपली इसका हमने कंपोनेंट वगैरह किया कुछ, ये भी थीटा था, ये भी कितना थीटा है, तो इस डायरेक्शन में कुछ कॉस थीटा वगैरह आ रहा था, ठीक है। उससे हमें कोई लेना नहीं। अब यहाँ पे मुझे बता डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल का डायरेक्शन बताओ फटाफट। डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव जाता है, तो मीन्स यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ जो डाइपोल का डायरेक्शन हो नेगेटिव से पॉजिटिव, मीन्स इस डायरेक्शन में मेरे पास जा रहा होगा। अब मैं बोलूँ, अब ठीक है, ये पॉइंट तो समझिए, ये किसका डायरेक्शन है, डाइपोल का डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। देखो एग्जाम में अगर कभी भी आना तो इतना कचरा मत मचाना। एग्जाम में हमें क्या एकदम स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो करना है। कैसे हमें फॉलो करना है, जो ये इंपॉर्टेंट बात होता है, ये जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब जो नोट बना के लिख रहा हूँ वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये सब एकदम एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते आओगे, ये सब कुछ कर रहे, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो अपने नोट्स के लिए होता है, अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ, ये सब मत एग्जाम में जाकर लिख देना, ठीक है। ये बस समझाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ ताकि हमारा अपना कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि कभी दोबारा नोट्स कर मैं पढ़ूँ, ताकि क्या जिससे क्या हो मेरे को इजीली समझ में आए। ये सब ये मत करना कि एग्जाम में जाओ और ये सारा कुछ मतलब कि अपनी लैंग्वेज जो लिखा है वहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो, हम इसको इसलिए लिखते ताकि ये नहीं, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। स्टैंडर्ड तरीके से लिखना, जो हमारे पास फॉर्मेट प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है थोड़ा बहुत तो आई होप सो पता ही होगा कि कैसे हमें प्रेजेंटेशन करना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से हमें यहाँ पे शो करना है, जो भी बता रहा हूँ सब कुछ वहाँ पे शो करना है। तो एनीवे जो भी है, मैंने पूछा यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन बताओ क्या होगा। डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ होता है, तो नेगेटिव से इस डायरेक्शन में बस डाइपोल होगा। फिजिक्स में बस नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, केमिस्ट्री में जनरली क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री के बारे में उससे कोई लेना नहीं है। तो डाइपोल का डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कौन से डायरेक्शन में, इसका जो एस पॉइंट है उसमें मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, क्या वाई में लग रहा है, वाई में तो ये कैंसिल आउट हो गया था कंपोनेंट, बचा कौन सा था मेरे पास, सिर्फ एक्स डायरेक्शन था। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे पास क्या है, जो इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ये पॉइंट हमें क्लियर है। मींस यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास डायरेक्शन क्या है, सिर्फ और इस डायरेक्शन में, यार वाई डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट हो गया था ना, याद करो E2 cos थीटा और नीचे E1 sin थीटा था, दो अगर सेम चीज होता है इन दैट केस क्या होता है, आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, बिल्कुल सही। तो ये कैंसिल आउट हो गया था, तो यहाँ पे बस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो क्या इस डायरेक्शन में, डाइपोल क्या इस डायरेक्शन में। अब याद करो कुछ एक्सियल में याद करो, मैंने क्या होता था, अगर मुझे कभी भी वेक्टर फॉर्म में किसी भी चीज को लिखना होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास किसका डायरेक्शन है यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी लिखना चाहो। अब यहाँ पे याद करो एक्सियल में क्या होता है, एक्सियल में क्या हो रहा था मेरे पास, एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ये डायरेक्शन था और डाइपोल का भी क्या था ये डायरेक्शन। अरे कभी भी दो डायरेक्शन अगर दोनों का सेम होता तो मुझे नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, सीधे एज इट इज वेक्टर में कन्वर्ट करता है। लेकिन मैंने क्या बताया था, हमारे पास अगर एक पॉजिटिव हो और एक दूसरा मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एक सीधे जा रहा है और दूसरा मेरे पास एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, इन दैट केस हमें नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे वही हुआ कि डाइपोल का डायरेक्शन तो सीधे है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपोजिट है, मींस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, सो इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डाइपोल का डायरेक्शन बताओ हमारे पास वेक्टोरियल परपेंडिकुलर या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है। तो सीधे सीधे क्या बोलना, डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू ईच अदर। सो यहाँ से नोट बना के क्या मेरे पास पॉइंट आया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल आर अपोजिट टू ईच अदर इन अ इक्वेटोरियल बस ये ईच अदर बस यहाँ पे लिख दो कि कहाँ पे हो रहा है ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर कोई डाइपोल हो उसके अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे या फिर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे पूछूं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मेरे पास डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो, तो हमेशा क्या बताना मुझे अपोजिट होगा। तो यहाँ से ये देखा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल और अपोजिट टू, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बह रहा है भैया और डाइपोल मेरे पास इस तरफ बह रहा है, मींस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँगा तो सिंपली किसके होगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू देखो के पी वेक्टर डिवाइड बाय कितना होगा एक्स क्यूब। लेकिन साथ में क्या होगा कि मेरे पास नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव आया, बिकॉज नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज ये नेगेटिव हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल आर अपोजिट डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्शन करो, इसलिए बोलो बहुत ध्यान से देखना। डाइपोल में मींस अगर एक्सियल में होता, एक्सियल में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा था भाई सब, ठीक है। लेकिन वहीं मेरे पास अगर मैं इक्वेटोरियल या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो डाइपोल में, इन दैट केस क्या हो रहा है, डाइपोल से इस तरफ जाए, देखो सब कुछ हमारे सामने, ऐसा कुछ नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा हूँ। देखो डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, चलो इस डायरेक्शन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या वाई में तो कुछ है नहीं क्योंकि वो दोनों कैंसिल आउट बचा मेरे पास क्या था एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। तो डाइपोल मेरे पास इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, जो मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो हमेशा क्या होगा नेगेटिव मेरे पास आएगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तब तो मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव लगाने का जरूरत नहीं था, बट अगर दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा इन दैट केस मुझे क्या होगा यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा। वो क्या रिप्रेजेंट कर, नेगेटिव रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल डायरेक्शन आर अपोजिट टू
डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। आगे हो कि अगर मेरे पास जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है या फिर मैं परपेंडिकुलर बोलूँ, इन दैट केस क्या होता है, जो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, अपोजिट होता है, इसलिए मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे नेगेटिव आया। एंड मेरे पास जो एक्सियल पोजीशन होता है, एक्सियल पोजीशन में अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास और डाइपोल का दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए मेरे पास कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। तो देखो फॉर्मुला तो याद करना तो मुझसे एकदम सिंपल है कि अगर मेरे पास कोई डाइपोल, अगर मेरे पास मान लो अगर मुझे इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर मुझे किसी का लिखना है डाइपोल केस तो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पी अपॉन जो भी मानो यहाँ से डिस्टेंस अगर एक्स मानोगे तो एक्स क्यूब। वहीं अगर एक्सियल पोजीशन पर अगर मुझे लिखना है सिंपली यहाँ से डिस्टेंस मान लो एक्स है तो यहाँ पे कितना होगा 2 के पी अपॉन कितना होगा एक्स क्यूब। फॉर्मुला तो एकदम सिंपल, एकदम एक लाइन का बस याद हो बच्चों, लेकिन इसका डेरिवेशन कैसे हम करेंगे आई होप सो वो इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से एक एक स्टेप हमें आना चाहिए कि कैसे हम यहाँ पे डेरिवेशन को अप्लाई करते हैं। डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है, एक्सियल पोजीशन हमारे पास डायरेक्शन क्या होता है, एक्सियल पोजीशन क्या होता है बस डाइपोल और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है सेम होता है। और जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से असर्शन और रीजन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं मींस यहाँ पे हमें क्या देगा, एक रीजन लिख देगा और वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा। क्या मेरे पास क्या इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर परपेंडिकुलर पोजीशन में डाइपोल के क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन सेम होता है या अपोजिट होता है, या फिर ऐसे कुछ 4 ऑप्शन दे देगा। तो हमें पता होना चाहिए कि इक्वेटोरियल पोजीशन हो या फिर परपेंडिकुलर पोजीशन हो, इक्वेटोरियल वर्ड यूज करो, परपेंडिकुलर के लिए दोनों क्या होता है सेम ही होता है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि इक्वेटोरियल या फिर परपेंडिकुलर में अगर किसी डाइपोल किसी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो सिंपली क्या होता है केपी अपॉन आर क्यूब, केपी अपॉन एक्स क्यूब होता है, जो भी मैं अल्फाबेट मानूंगा। एंड डायरेक्शन क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, आपस में एक दूसरे के अपोजिट होता है। चलो ये पॉइंट तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि मेरे पास अगर कोई डाइपोल होगा, डाइपोल की अगर मुझे एक्सियल पॉइंट पर निकालना है तो केपी अपॉन 2 केपी अपॉन एक्स क्यूब होगा। और सिमिलरली अगर मुझे परपेंडिकुलर जो भी अल्फाबेट मानो आर क्यूब जो मनकर वो मान सकते हो, आर एक्स जो मनकर वहाँ मान सकते हो। बट हमेशा डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना माइनस क्यू और प्लस यहाँ ये हमेशा मुझे एल मानना है, इसके अलावा कोई भी अल्फाबेट हमें यहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि एनसीईआरटी ने साफ साफ हमें क्या मान रखा है, एल मान रखा है। इसके लिए हमें भी उसको उसे ही फॉलो करना है, हमें भी क्या है एल मान के सॉल्व करना है। ठीक है यार, ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्या बोला मैं, क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट आई होप सो यहाँ पे छोटा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए कहीं भी, प्लीज देखो अभी समझ लेना, क्योंकि ये सेम टॉपिक ना रिपीट होने वाला नेक्स्ट चैप्टर जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसके अंदर क्या होगा, यही हमसे पूछा जाएगा कि अगर मेरे पास कोई डाइपोल है उसके परपेंडिकुलर अगर मेरे पास कोई बाइसेक्टर है, इन दैट केस इस पॉइंट पे मेरे पास बता पोटेंशियल क्या होगा। फिर हमसे पूछा जाएगा कि एक्सियल अगर मान लो कोई डाइपोल है। एक बार तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी हमने यहाँ पे देखा इसको प्लीज़ ध्यान से अच्छे से एक बार फोकस करके पढ़ना एक बार। आई नो डेरिवेशन में तो कुछ नहीं है मेरे बस थोड़ा सा कैलकुलेशन, कहीं पर भी डाउट लग रहा है कि छोटा सा ये कैसे हो गया, यहाँ पे कंपोनेंट कैसे हुआ। एक और बात अभी लग रहा होगा मन में कि ऐसे कभी ये कंपोनेंट ब्रेक करता है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखता है, कभी कुछ बोलता है, तो इसको मैं ये इतना सोच कैसे पाऊंगा, मैं अपना इतना थिंकिंग कैसे डेवलप कर पाएगा। देखो थिंकिंग डेवलप करने का कोई तरीका नहीं, एकदम इसको फर्स्ट टाइम अगर पढ़ोगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मैं ये इसलिए बार बार सजेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट टाइम पढ़ोगे थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बहुत अजीबो गरीब सा टॉपिक है, बट उसी चीज़ को अगर दोबारा पढ़ोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो एकदम लगे ये क्या था, एकदम बच्चों जैसा था। देखो फॉर्मुला जो लास्ट में कि केपी अपॉन आर क्यू और 2 केपी अपॉन आर क्यू कुछ था इसके अंदर, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल था, एकदम 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 छोटा सा फॉर्मुला था। लेकिन इसके पीछे डेरिवेशन देखा कितना लेंदी था, कितना मतलब कि क्या क्या करना पड़ा, फिर जाके हमारे डेरिवेशन है। इसलिए बोला प्लीज को ध्यान से पढ़ना, इजीली क्या होगा समझ में आ जाएगा। अब चलते अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी डाइपोल में कि मान लो यार किसी ने बोला ये तेरे पास कोई डाइपोल है माइनस क्यू और ये तेरे पास कोई प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे क्या बना तब तो तू निकालेगा डाइपोल, परपेंडिकुलर बोलेगा कोई भी पॉइंट तब तो तू निकालेगा डाइपोल। लेकिन मान लो किसी ने बोला इस पॉइंट पर निकाल के बता, क्या होगा यार ये तो ना परपेंडिकुलर ना एक्सियल। मान लो किसी ने बोला इस पॉइंट पर निकाल के बता, किसी ने बोला इस पॉइंट पर निकाल के बताओ, किसी ने बोला इस पॉइंट पर, तो कैसे निकालेंगे। तो यही हम यहाँ पे डिस्कस करना है कि कोई भी जर्नल पॉइंट अगर मेरे पास गिवन हो, जैसे याद करो रिंग में हमने क्या देखा था कि अगर मुझे किसी भी जर्नल पर अगर रिंग गिवन हो और उसके वजह से मुझे बताना है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, तो कैसे याद है हमने जर्नल फॉर्मेट डायरेक्ट किया था, याद है फिर भूल गया। ओहो अगर इतनी जल्दी अगर भूलना स्टार्ट किया तब तो क्या हो गया फिर प्रॉब्लम। या आप याद करो रिंग में हमने क्या देखा था कि अगर मैं कुछ किसी अगर मेरे पास कोई भी किसी कैसा भी मेरे पास रिंग गिवन हो, कुछ एंगल पे मेरे पास गिवन, मान लो अल्फा एंगल पे गिवन था, मान लो 60 डिग्री एंगल 30 कुछ भी एंगल पे मुझे रिंग दे दे और प्लीज चार यहाँ पे कर कोई चार मेरे पास इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो, तो हमने निकाला था ना वो क्या था जर्नल केस था। वही सेम एज इट इज यहाँ पे हम जर्नल केस देखने वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल का कि अगर मान लो कहीं पर भी कोई भी अगर मेरे पास पॉइंट लोकेट रहा है, इन दैट केस अगर मुझे अगर मुझे किसी पॉइंट पे अगर मुझे डाइपोल अगर निकालना तो कैसे निकाले वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो ये सारा जो भी हमने पढ़ना है उसका बहुत यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। यहाँ पे जैसे हमने रिंग में पढ़ा कोई अपना फिजिक्स का जो भी हम अपना पढ़ रहे हैं ना, जो भी उन सबका क्या होता है आपस में लिंकेज होता है कहीं ना कहीं। जैसे वहाँ पे हमने रिंग की वजह से किसी जर्नल पॉइंट पर देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला, वैसे यहाँ पर किसी डाइपोल की वजह से अगर किसी जर्नल पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे अभी सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है टोडक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन journal point due to dipole on journal point ड्यू टू। देखो परपेंडिकुलर आएगा तब तो मैं सिंपली फटाफट निकाल दूंगा केपी अपॉन कितना तो आर क्यू बता, या फिर जो भी डिस्टेंस एक्स क्यू बता है। अगर एक्सियल पे आएगा तो टू केपी अपॉन आर क्यू जो भी डिस्टेंस मारा वो मेरे पास निकालूंगा। लेकिन अगर कोई भी इधर उधर कहीं पर भी पॉइंट प्रेजेंट हो डाइपोल के और कोई बोले बता इस पॉइंट का मेरे पास डाइपोल हो तो कैसे निकाले, उसी को निकालने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड हमें बताएगा जर्नल मुझे एक फॉर्मुला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मुला आ गया है। जैसे हमने रिंग में एक स्टैंडर्ड फॉर्मुला था याद करो, वही सेम एज इट इज मेरे पास भी यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मुला आ गया, उसे हम देखना और क्या करना उसे सॉल्व करना है। तो जर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन जर्नल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल ये हमारा टॉपिक है।
टोटल हमें किसी भी डाइपोल जैसे किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर मुझे अगर डाइपो लिखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे लिखा जाता है वो हमें यहाँ पे अब सीखना है। तो क्या हो गया इसको, एक सेकेंड। अब देखते हैं यहाँ पे डायग्राम। तो यहाँ पे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। लेट अस से ये मुझे कोई माइनस क्यू चार्ज, देखो बोर्ड में या तो एक्सियल पॉइंट से पूछ सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन देके पूछ सकता है। तो वो परपेंडिकुलर और इक्वेटोरियल दोनों क्या सेम वर्ड होता है, ये दो इंपॉर्टेंट है हमारे। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जैसे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे लेटर से प्लस क्यू चार्ज मुझे गिवन है, कुछ भी ले सकता था, माइनस क्यू प्लस क्यू जहाँ भी ले सको। और ये लेटर से ये सेंटर है इन दोनों का, और ये सेंटर का नाम है ओ। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने एल माना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने डाइपोल कभी भी गिवन हो ना, इतना काम तो हमें कर लेना है। सेंटर माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर से इसका डिस्टेंस एल, इस सेंटर से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना हो गया एल, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया एल प्लस एल कितना हो गया 12 हो गया। मान लो मेरे पास कहीं कहीं पर कहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट बोल दो। मान लो लेटर से यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का नाम क्या माना, चलो इस पॉइंट का नाम ले लो डी, जो कि मेरे पास सेंटर से कुछ थीटा एंगल पे है। अब मुझे बताया पूछा जा रहा है मेरे से इस डी पॉइंट पे कितना मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो इस डाइपोल की वजह से, वो मुझे फाइंड आउट करना है। यार क्या बोल दिया इसने, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, नहीं समझ। मैं बोल रही हो रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ मेरे पास कोई डाइपोल है, ये डाइपोल है या फिर नहीं पहले तो चेक करो। बिल्कुल डाइपोल होने के लिए क्या चाहिए, दो दो मीन्स दो मेरे पास चार्ज, इसका मेरे पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम, और अपोजिट इन नेचर होना चाहिए, बिल्कुल फॉलो करो, और डिस्टेंस कुछ मेरे पास प्रेजेंट होना चाहिए, बिल्कुल है। अब मान लो इस डाइपो से किसी पॉइंट पे कोई मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट डी लोकेटेड है, वो जो सेंटर से मेरे पास कुछ थीटा एंगल बना रहा है। अब मुझे ये पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट डी पे कितना मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइपोल की वजह से, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, एक तो मेरे पास एक तो मैं इसका स्टैंडर्ड एक डायरेक्ट फॉर्मुला बता दूँ, या फिर मैं इसको प्रूफ पूरा करूँ, पूरा प्रूफ करो, या फिर मैं डायरेक्ट एक रिजल्ट बता दूँ कि ये रिजल्ट पढ़ लो और काम बन जाएगा। ठीक है, प्रूफ भी देख लेते हैं, एक बार पता होना चाहिए कि हाँ यार एक बार आएगा, थोड़ा सा टाइम लगे बट कोई नहीं, देख लेते एक बार। तो हमें यहाँ पे ये देखना है इस डी पॉइंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट किया जाए यार, पहला सवाल तो ये या तो ये परपेंडिकुलर है, अगर एक्सियल होता राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, तब तो मैं बता देता कि हाँ ये मेरे पास एक्सियल पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा, ना तो ये मेरे पास एक्सियल पॉइंट की तरफ बिहेव करा है, ना मेरे पास परपेंडिकुलर की तरफ बिहेव करा। अब कैसे निकालूंगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हमने बोला कुछ मत का, जो तेरे पास ये पॉइंट है ना, कभी भी अगर जनरल पॉइंट पर अगर कुछ भी गिवन हो, कोई भी इलेक्ट्रिक कोई भी पॉइंट गिवन हो किसी भी डाइपोल के जनरल पॉइंट पर, सिंपली बोले उस पॉइंट का मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डाइपोल के वजह से। कुछ मत कर, स्टेप वन क्या, जो भी तेरे पास पॉइंट गिवन है उसका कंपोनेंट ले। कंपोनेंट कैसे लूँ, सिंपली एक तो कंपोनेंट मेरे पास ये होगा टोटल, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा मेरे पास परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप वन ऑलवेज ऑलवेज टेक द, ये कब अप्लाई करें, जब मेरे पास ना तो परपेंडिकुलर का केस हो। अगर परपेंडिकुलर केस होता तो केपी अपॉन आर क्यू लगा के डायरेक्ट अप्लाई करता ना, अगर एक्सियल केस होता तो भी मैं 2 केपी अपॉन आर क्यू लगा के डायरेक्टली सॉल्व करता। लेकिन ना तो हमारे पास परपेंडिकुलर केस है, ना हमारे पास इक्वेटोरियल बोले या फिर परपेंडिकुलर बोला उसका केस है, ना मेरे पास एक्सियल केस है। अगर इन दोनों में से किसी अगर केस नहीं हो तो सिंपली हमें क्या करना है, जो भी मेरे पास पॉइंट गिवन हो, जो भी जितना भी एंगल बनाना हो ना, सिंपली इसका कंपोनेंट ले। तो फर्स्ट स्टेप वन के ऑलवेज टेक द कंपोनेंट ऑफ गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट मुझे गिवन है कंपोनेंट ऑफ गिवन पॉइंट। अब मन में ये सवाल है मुझे कैसे पता चलेगा ये जर्नल पॉइंट है। देख जर्नल पॉइंट हमें ऐसे पता चलेगा कि मान लो ये तेरे पास अगर यहाँ पे गिवन हो तो क्या बोलेगा एक्सियल होगा, अगर परपेंडिकुलर होता है इसे तो साफ साफ पता चलता है। तो ये कैसा होगा, मेरे पास इक्वेटोरियल जैसा बिहेव करो या फिर मैं परपेंडिकुलर वाला केस होगा। इसके अलावा कहीं भी दे दे, ये ऐसे कुछ एंगल बना के दे दे, मान लो यहाँ से कुछ एंगल बना के दे दे, बोले इस पॉइंट पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। तो हमें उन सब को सॉल्व करने के लिए स्टेप वन हमारे पास क्या, जो भी पॉइंट गिवन हो उसका मुझे हमेशा कंपोनेंट लेना है। कंपोनेंट कैसे लेंगे, देखो एक तो मेरे पास इसका अगर मैं कंपोनेंट लेने जाऊँ तो एक तो मेरे पास ये लाइन मेरे पास इसका मैं कंपोनेंट लूंगा तो सिंपली देखो, एक तो ये लाइन जो इस लाइन को मुझे परपेंडिकुलर बनाना है, तो क्या होगा इस लाइन का परपेंडिकुलर ये आ गया मेरे पास। हमें क्या होता है कंपोनेंट के लिए हमें क्या, जो भी मेरे पास लाइन गिरो सिंपली उसका मुझे परपेंडिकुलर बनाना होता है। तो इस लाइन का अगर मुझे परपेंडिकुलर अगर मैं बनाना चाहूँगा तो सिंपली किसके इक्वल होगा मेरे पास, ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर टोटो। इसका कंपोनेंट क्या थीटा क्या, हमेशा ये वाला साइड क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया पी कॉस थीटा, और ये बेसिकली कितना हो गया पी साइन थीटा। यार ये क्या लिख दिया मुझे कुछ समझ में नहीं है, बोलो देखो ध्यान से अब समझ में आएगा सब कुछ।